हिंदी व्याकरण। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक पदबंध का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो केवल बोर्ड परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पदबंध क्या है। यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखा तो मेरा दावा है कि आप पदबंध को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। पदबंध का अध्ययन करने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। पदबंध फ्रेज की परिभाषा। जब दो या अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी एक पद का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। सरल शब्दों में, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं तब उन्हें पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है: वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। उदाहरण: 1. सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। 2. ये लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। 3. नदी बहती चली जा रही है। 4. नदी कल कल करती हुई बह रही थी। पहले वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। दूसरे वाक्य के अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी 4 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तीसरे वाक्य के बहती चली जा रही है में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। चौथे वाक्य के कल कल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो ये कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरी ये कि पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। तीसरी ये कि पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अंग्रेजी भाषा में इसे फ्रेज कहते हैं। इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। शब्द लाघव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, खासतौर से समास, मुहावरों और कहावतों में। ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते, बल्कि ये वाक्य के टुकड़े होते हैं, किंतु ये निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक होते हैं। हिंदी व्याकरण में इन पर अभी स्वतंत्र अध्ययन नहीं हुआ है। पदबंध के भेद। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 भेद होते हैं। 1. संज्ञा पदबंध। 2. सर्वनाम पदबंध। 3. विशेषण पदबंध। 4. क्रिया पदबंध। 5. क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। तो चलिए इन सभी का विस्तृत अध्ययन करते हैं। 1. संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। इस वाक्य में 4 ताकतवर मजदूर संज्ञा पदबंध है क्योंकि इन सभी पदों के शीर्ष में संज्ञा पद है। 2. सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण: विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। इस वाक्य में विरोध करने वाले लोगों में से कोई सर्वनाम पदबंध है क्योंकि इन सभी पदों के शीर्ष में सर्वनाम पद है। 3. विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे विशेषण पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण पद का कार्य करें तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण: तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। इस वाक्य में तेज चलने वाली विशेषण पदबंध है क्योंकि यह संज्ञा पद गाड़ियां की विशेषता बता रहा है। 4. क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करें।
तो उसे क्रियापद बंध कहते हैं। क्रियापद बंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है। यही क्रियापद बंध है। उदाहरण, वह बाजार की ओर आया होगा। इस वाक्य में आया होगा क्रियापद बंध हैं। क्रियापद बंध प्रायः वाक्य के अंत में आता है। 5. क्रियाविशेषण या अव्यय पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे अव्यय पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में, जब कई पद मिलकर क्रियाविशेषण पद का कार्य करते हैं तो उसे क्रियाविशेषण या अव्यय पदबंध कहते हैं। क्रियाविशेषण या अव्यय पदबंध का अंतिम पद अव्यय होता है। उदाहरण, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। इस वाक्य में सुबह से शाम तक अव्यय पदबंध है। संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में अंतर। संज्ञा पदबंध में संज्ञा से पहले आने वाले पदबंध प्रायः विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं, इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वे संज्ञा पदबंध तथा संज्ञा से अलग करके लिखा जाए तो वे विशेषण पदबंध होते हैं। जैसे, बेकार बैठने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। इस वाक्य में बेकार बैठने वाले लोग संज्ञा पदबंध है, जबकि बेकार बैठने वाले विशेषण पदबंध। पदबंध और उपवाक्य में अंतर। उपवाक्य क्लॉज भी पदबंध फ्रेज की तरह पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, पूरा नहीं। पदबंध में क्रिया नहीं होती, उपवाक्य में क्रिया रहती है, जैसे ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया। यहाँ ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है जिससे पूर्ण अर्थ की प्रतीति नहीं होती।